हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ एक बार फिर से एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। दोस्तों, कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ सुनसान नहीं होती, वो जिंदा होती हैं। उनकी हवा में दबे होते हैं हजारों अनसुनी चीखें, और उनकी खामोशी किसी की मौत की कहानी बताती है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं उस शहर में जहाँ लोग कहते हैं यहाँ पर जो भी नया आता है वो बचता नहीं, क्योंकि रात होते ही जंगल फुसफुसाने लगता है। ये है अंधेरगंज, जहाँ कहानी नहीं शिकार लिखा जाता है। और आज शिकार बनने वाला है एक नया इंसान, जिसका नाम है राज। राज 27 वर्षीय फोटोग्राफर एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाता था। एक दिन उसे एक अजीब सा ईमेल मिला, अंधेरगंज को कवर करो, सच सामने लाओ, बाकी सब झूठ है। कि जिसने वीडियो भेजा था वह अज्ञात था। अंधेरगंज एक पुराना पहाड़ी धुंध से ढका छोटा सा शहर, जिसके बारे में इंटरनेट पर बहुत कम ही जानकारी थी। लोग कहते थे वहाँ जाने वाला लौट कर नहीं आता, रात को जंगल फुसफुसाता है। राज एक अच्छे कंटेंट की तलाश में वहाँ जाने का फैसला करता है। शहर में पहुँचते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ हवा भारी है, धुंध जमीन को चाट रही थी। सड़कों पर सिर्फ पुराने झुके हुए पेड़ और टूटे हुए घर थे। जैसा लग रहा था कि मानो यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया हो। उस शहर के लोग बिल्कुल ही अजीब थे, और उससे भी अजीब थी उनकी बातें। बलराम बुजुर्ग चौकीदार था। राज से कहा, शाम होने से पहले बेटा लौट जाना, जो आवाज़ें सुनाई दे उनका जवाब मत देना। सरिता पुरानी चाय की दुकान चलाती थी। उसके हाथ कांपते थे, बोलते वक्त आंखें कहीं दूर भागती थी। यहाँ रात को कोई इंसान नहीं चलता, वो अपनी बात अधूरी छोड़ देती थी। मास्टर दयाशंकर शहर का सबसे पढ़ा लिखा आदमी, जैसे कुछ छिपा रहा हो। वो कहता है, अंधेरगंज की कहानी को छेड़े हुए तो वह कहानी तुम्हें छेड़ेगी। हर व्यक्ति राज की चेतावनी देता, पर कोई बताता नहीं आखिर क्या हुआ था यहाँ। रात होने पर होटल में बिजली चली जाती है। राज बाहर निकला तो हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट तैर रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो और उसका नाम बोल रहा हो, राज वापस चला जा। यह सुनकर राज कांप उठा। अगली सुबह वह मास्टर दयाशंकर के पास सच्चाई पूछने के लिए जाता है। मास्टर दयाशंकर को न चाहते हुए भी वो कहानी सुनानी पड़ी। सदियों पहले अंधेरगंज में एक काला अनुष्ठान हुआ था। शहर के लोभी मुखिया ने अमर होने के लिए काली शपथ ली थी। उस अनुष्ठान में पूरे गांव की बलि दी गई, जिनकी आत्माएं आज भी जंगल से बंधी हैं, फुसफुसाती हैं किसी को भी जो शहर से नया हो। यह कहानी सुनाते सुनाते मास्टर दयाशंकर की आवाज़ टूट गई। वो आवाज़ें किसी को मारती नहीं, उसे अपने जैसा बना लेती हैं। राज ने सोचा यह सिर्फ एक लोक कथा है। रात में वह कैमरा लेकर निकल गया। करीब 10:43 पर धुंध अचानक बढ़ गई। पेड़ों के बीच से एक अजीब सी सरसराहट आई। फुसफुसाहट बिल्कुल साफ, जैसा लग रहा था कि इसके कानों के बगल में हो। राज इतनी रात में क्यों निकला? उसने मुड़ के देखा, लेकिन कोई नहीं था वहाँ। फिर कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। रेड बैटरी आइकन की जगह पर एक चेहरा दिखाई दिया, काला, आंखें बिना पुतलियों के, मुंह फटा हुआ। राज डर के मारे उछल गया। आवाज़ अब गुस्से में थी, रुको रुको, भागो मत। वह दौड़ा और गिर पड़ा। पेड़ों की छाया मानव आकृतियों जैसी लग रही थी। टूटू ही गर्दनें, उल्टे पैर, धुंध में चलते शरीर। अगले दिन राज को एक सच्चाई पता चली। बलराम चौकीदार एक समय काले अनुष्ठान का रक्षक था। वापस सामान्य बनने के लिए उसने कई पाप छिपाए थे। सरिता चाय वाली भी बलि में बच गई थी, क्योंकि उसकी माँ तांत्रिक थी। तभी से वह आवाज़ें सुनती थी। मास्टर दयाशंकर सबसे बड़ा झूठा था। उसकी लाइब्रेरी में राज को पुराने खून से सने अनुष्ठान के पत्र मिले, जिन पर दयाशंकर का नाम लिखा था। हर किरदार अंधेरगंज के पाप का हिस्सा था। राज को धीरे धीरे शक हुआ। उस ईमेल में सिर्फ यही लिखा था कि सच सामने लाओ, लेकिन क्यों, किसने भेजा, ये कुछ नहीं था उसमें। उसने ईमेल के मेटा डेटा चेक किए। भेजने वाले का नाम था
आरव, वो लड़का जो 7 साल पहले अंधेरगंज में गायब हो गया था, उसे मृत मान लिया गया था। क्या एक मरा हुआ आदमी उसे ईमेल भेज सकता है? राज के शरीर में यह बात सुनकर सिरहन दौड़ गई। देर रात राज ने एक रिकॉर्डिंग में वही आवाज सुन ली, मुझे छोड़ो मत, मुझे बाहर निकालो। यह आरव की आवाज थी। उसी रात उसे जंगल में खून से भीगी मिट्टी, बिखरे कपड़े और पेड़ों पर खुद से खुरेचे गए निशान मिले। उन्हीं में से एक चिन्ह सबसे गहरा था, एक फंसी हुई आत्मा की रूह। बलराम ने सच कबूल लिया, मृत आत्माएं अपने लिए जिंदा शरीर चाहती थीं और इस बार उन्होंने तुम्हें चुना है। सरिता जोर से बोली, जो भी आवाज सुन लेता है वह धीरे धीरे उसका हिस्सा बन जाता है। सब राज को रोकने में लगे थे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। राज अकेला जंगल गया क्योंकि उसे लगा कि आरव को मुक्त करा सकता है। लेकिन जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंचा, धुंध घनी हो गई। पेड़ों के पीछे से शरीर निकला, उल्टे पैर, टूटे चेहरे और फटी आंखें, हर एक मृत ग्रामीण की। उनकी आवाजों ने पूरा जंगल हिला दिया। राज खाली करो, हमें तुम्हारा शरीर चाहिए। अचानक उसके बिल्कुल सामने आरव की आत्मा प्रकट हुई। टूटी हुई गर्दन, आंखों से काला खून, पर चेहरा पहचानने योग्य। आरव चीखा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि तुम भी मेरे जैसा बन न पाओ। भागो राज, यहाँ से भागो। लेकिन राज भाग नहीं पाया। एक ठंडी अदृश्य पकड़ ने उसके शरीर को जकड़ लिया था। हर फुसफुसाहट अब चाबुक की तरह उसके शरीर को पकड़ रही थी। अगली सुबह राज नहीं मिला। उसका कैमरा मिला जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में राज रोते हुए बोल रहा था, वे मुझे ले जा रहे हैं, ये शहर जिंदा है। जो भी यह वीडियो देख रहा है, कभी भी अंधेरगंज मत आना। कैमरे की आखिरी फ्रेम, राज का चेहरा धीरे धीरे काला हो रहा था। राज के गायब होने के बाद अंधेरगंज फिर से अपने सामान्य सन्नाटे में भरे रूप से लौट आया, लेकिन सामान्य सिर्फ ऊपर से था। राज के गायब होने के तीसरे दिन शहर में एक अजीब सी घटना शुरू हुई। हवा का अचानक ठंडा हो जाना, इतना ठंडा कि धुंध सफ़ेद नहीं हल्की काली दिखने लगी। सड़कें नम होने लगी, पर बारिश नहीं हुई थी। बलराम इन्हें देखकर कांप उठा। ये मृतकों की सांस थी। रात को 1:13 पर सरिता अपनी चाय की दुकान बंद कर रही थी। तभी उसके बाहर धीमे कदमों की आवाज़ सुनी। वह दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा अपने आप चर की आवाज़ के साथ खुल गया। बाहर धुंध में एक आकृति खड़ी थी, लंबा शरीर, झुका हुआ कंधा, कपड़े वही जंग लगे हुए। ये राज था, लेकिन नहीं, उसका चेहरा जैसे किसी ने अंदर से त्वचा को खींच ली हो। आंखें सफ़ेद, पूरी तरह से सफ़ेद थी। वह बहुत धीमी आवाज़ में बोला, सरिता, मुझे अपने घर जाना है। सरिता चीखी नहीं, वह जम गई, क्योंकि राज की गर्दन के पीछे एक काला हाथ पकड़े हुए था। एक और आकृति राज की पीठ से चिपकी हुई थी, जो धुंध में दिखाई नहीं दे रही थी। वह हाथ धीरे धीरे गायब हो गया और राज सीधे धुंध में घुसकर अदृश्य हो गया। अगले दिन मास्टर दयाशंकर ने शहरवासियों के साथ गुप्त बैठक बुलाई। उसके हाथ कांप रहे थे, पसीना माथे से नीचे गिर रहा था। राज चला गया था, लेकिन उसका शरीर अब भी खाली नहीं रहा। सब डर गए। दयाशंकर ने अपना सच उगला, मैंने ही उस अनुष्ठान को दोबारा शुरू किया था। मैं अपने मृत बेटी को वापस पाना चाहता था, लेकिन अनुष्ठान उल्टा पड़ गया। आत्माओं ने राज को पकड़ लिया। अब वे उसे वाहक बना रहे हैं। वाहक। बलराम जैसे कांप गया। वाहक का क्या मतलब है? दयाशंकर की आवाज़ भारी हो गई, जो शहर से बाहर जाकर दूसरी जगहों पर फुसफुसाहट फैलाते हैं, जिसे साफ खत्म न होकर बढ़ जाता है। अंधेरगंज में उस रात कुछ भी सामान्य नहीं था, न कोई हवा। अब राज का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। कभी कभी उसके चेहरे से आरव का चेहरा दिखता, तो कभी किसी और का। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ जमीन पर काली लकीरें बनती जाती। मास्टर दयाशंकर चिल्लाया, अगर इसे रोका नहीं गया तो यह शहर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था, राज अब राज नहीं था। वह अंधेरगंज का नया केंद्र था, नया श्राप।
शहर के किनारे एक पुरानी खदान थी जिसे लोग ब्लैक हालो कहते थे कि यहीं पर अनुष्ठान हुआ था। राज उसी दिशा में चल रहा था। बलराम बोला, अगर वो खदान तक पहुंच गया तो सांप का दायरा कई जगहों तक फैल जाएगा। सबके कदम अपने आप खदान की तरफ खींचने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने धक्का दिया हो। राज खदान के सामने रुका। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसने गहरी आवाज में कहा, दरवाजा खोलो। और खदान की पत्थर वाली दीवारों में दरारें पड़ने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। दीवार पूरी तरह फट गई। एक विशाल काला बिना चेहरे वाला प्रेत बाहर निकला, अपनी फैली हुई छाया से पूरे गांव को ढकते हुए। मृत आत्माएं जमीन से उठने लगी। दयाशंकर घुटनों पर गिर गया। मैंने नरक का द्वार खोल दिया। सब लोगों की परछाइयां जमीन से अलग होकर हवा में तैरने लगी। हर परछाइयां दर्द से चीख रही थी। राज की आवाज नहीं थी, अब वह सिर्फ एक माध्यम था। अंधेरगंज अब शहर नहीं था, मृतकों का घर बन चुका था। और अचानक प्रेत ने सबकी ओर देखते हुए कहा, अब ये शहर हमारा नहीं, तुम्हारा भी है। 3 महीने बाद अंधेरगंज को घोस्ट टाउन घोषित कर दिया गया। सरकारी दस्तावेजों में लिखा गया, शहर को सील कर दिया गया है, यहाँ प्रवेश वर्जित है। लेकिन राज का कैमरा मिला एक ट्रैकर के पास, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर मृत मिला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ 2 शब्द था, अगला तुम हो। रिकॉर्डिंग के बैकग्राउंड में वही फुसफुसाहट, धीमी नर्म पर भयानक, आ जाओ हम इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि फुसफुसाहट अभी भी जिंदा है।